स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नए टॉपिक्स की। और फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं किरचॉफ्स लॉ। देखिए बच्चे, अब तक जो हमारे पास सर्किट्स आए थे उसमें क्या था, वे सब वन लूप सर्किट थे। एक रेजिस्टेंस या कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हुए थे और साथ में एक सेल या एक बैटरी लगी हुई थी, जिससे आप सर्किट में करंट और पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स फाइंड कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। लेकिन बच्चे, अगर आपके पास अब सर्किट्स ऐसे आ जाए जिनमें बहुत सारे लूप्स हो, बहुत सारे जंक्शंस हो, मीन्स सर्किट अब आपका कैसा हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाए, तो ऐसे सर्किट को सोल्व करने के लिए किरचॉफ ने कुछ रूल दिए हैं। दो लॉ यहाँ पर है, दो रूल हमारे पास, हमको स्टडी करेंगे बच्चे। देखिए क्या है किरचॉफ्स लॉ। मैंने अभी कहा बच्चे, to solve a complicated circuit Kirchhoff's gave two laws। फर्स्ट लॉ क्या दिया है बच्चे, फर्स्ट लॉ। इस फर्स्ट लॉ को हम बच्चे जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं, जंक्शन रूल। और इसी रूल को बच्चे हम एक नाम से और जानते हैं जो काफी पॉपुलर है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। और शॉर्ट में इसको बच्चे कहते हैं KCL। KCL नाम आपको बहुत सुनने में मिलेगा, ये बड़ा फेमस एक्रोनिम है जो फर्स्ट लॉ के लिए हम यूज करते हैं। देखिए बच्चे, लॉ में है भी कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा लॉ है, हम करते भी आए हैं वैसे तो इसका यूज। जो भी हमने पीछे सर्किट्स लिए थे, सपोज आपने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस लिए थे या उससे पहले कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स लिया था, सिंपल कोई भी सर्किट आप पढ़ते थे तो वहां पर इस लॉ को आप यूज कर लेते हैं। कैसे बच्चे, देखिए सपोज मेरे पास कोई एक जंक्शन है, जंक्शन मीन्स वेयर ए नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल फॉर करंट और द फ्लो ऑफ चार्ज। सपोज इस जंक्शन पर बहुत सारे पाथ्स है फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ये डिफरेंट वायर्स जा रहे हैं, डिफरेंट पाथ जा रहे हैं सर्किट के अंदर। और सपोज यहाँ क्या है, कुछ करंट्स फ्लो हो रही है, से फर्स्ट पाथ से करंट आ रही है I1, सेकंड से कोई करंट आ रही है I2, और सपोज ये जो बाकी के 3 पाथ्स है, यहाँ से करंट बाहर जा रही है। इस तरह से सर्किट आपके पास ये दिया है बच्चे। जंक्शन हो गया हमारा O, इस जंक्शन पर 2 वायर्स के थ्रू तो करंट इनवर्ड है और 3 वायर्स के थ्रू करंट आउटवर्ड हो गई है। तो बच्चे क्या कहता है, यहाँ पर एक सिंपल सा रूल है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। दैट मीन्स सिग्मा I इज इक्वल टू 0। और बच्चे, जब हमने एल्जेब्रिक सम की बात की, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज पॉजिटिव होगी, कुछ नेगेटिव होगी। तो बच्चे टर्मिनोलॉजी क्या यूज की गई है, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव। जो जंक्शन की तरफ करंट आ रही है उनको हम पॉजिटिव की तरह से ट्रीट करेंगे, और जो करंट जंक्शन से बाहर जा रही है उनको हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे। तो बच्चे क्या कहा फर्स्ट लॉ में, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट ए जंक्शन इज ऑलवेज 0 आता है बच्चे। अब जरा यहाँ पर टर्मिनोलॉजी लगा करके देखते हैं बच्चे। देखिए क्या होगा, करंट हमारी I1 टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो हो रही है, I2 भी टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो हो रही है, दोनों पॉजिटिवली। लेकिन I3, I4 एंड I5 अवे फ्रॉम द जंक्शन फ्लो हो रही है, तो उनको हम कैसा ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, I3, I4, I5, और इन सब का सम क्या है बच्चे, 0 है। अब जी जो नेगेटिव टर्म्स हैं इनको आप राइट साइड में रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, I4, I5। क्या बन गया बच्चे, यहाँ पर देखिए एक और नए स्टेटमेंट में आप इसको बता सकते हो, ये क्या है, सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, और ये क्या आ गया, I3 प्लस I4 प्लस I5, सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो आप ऐसा भी कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, the sum of electric currents flowing towards the junction is equal to the sum of currents flowing away from the junction। जो करंट जंक्शन की तरफ को आ रही है उनका सम इक्वल किसके होगा, जो करंट जंक्शन से
दूर जा रही है, आप ऐसा भी कह सकते हो बच्चे। दैट मीन्स देयर इज नो लीकेज ऑफ करंट। और करंट क्या होती है बच्चे? करंट तो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मीन्स जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज जंक्शन से दूसरी तरफ चला भी जाएगा। मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज एट द जंक्शन। जंक्शन पर किसी भी तरह से किसी चार्ज का कोई लॉस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज के कंजर्वेशन पर डिपेंड कर रहा है बच्चे रूल, क्योंकि हमने कहा करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। और करंट की डेफिनेशन हम जानते हैं बच्चे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। दैट मीन्स यहाँ चार्ज का या करंट का किसी तरह से कोई लीकेज नहीं है। चार्ज कैसा है? कंजर्व है। तो ये तो बच्चे हमारा है फर्स्ट लॉ, बड़ा सिंपल लॉ है। ऐसे सिंपल सेकंड भी है, सेकंड को भी देखते हैं बच्चे क्या होता है। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ को बच्चे हम और भी नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं लूप लॉ और मैश। और बच्चे जो मोस्ट पॉपुलर नेम है, जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ हमने लिखा था, इसलिए इसको भी लिख सकते हैं हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मीन्स KVL, इसको आप शॉर्ट में KVL से जानते हैं। ये लॉ भी बच्चे हमारा बड़ा सिंपल है, इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर क्या है, मल्टी लूप्स आ जाएंगे। इस बार हमने सिंपल एक लॉ पढ़ा है, V इक्वल टू IR, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए रेजिस्टर। V इक्वल टू होता है I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बच्चे देखिए, इस रूल को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अलग से कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे आप ये रूल आसानी से समझ जाएंगे। सपोज ये बच्चे मेरे पास है एक सेल EMF E, ये कोई रेजिस्टेंस R, यहाँ करंट फ्लो कर रही है I। ठीक है बच्चे, यहाँ और कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, तो जो इसका EMF वही यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप की फॉर्म में आ जाएगा टोटल। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E को आप V भी लिख सकते हो यहाँ पर। E इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? IR। सिंपल। अगर सपोज यहाँ पर दो रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, फिर क्या हो जाता है बच्चे? R1 सपोज R2, ये आपका सेल EMF E, करंट फ्लो हो रही है I। देन E इक्वल टू दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। सपोज यहाँ पर V1 और यहाँ पर V2, टोटल E है, तो क्या होगा? V1 प्लस V2 मीन्स IR1 प्लस IR2, ये आ जाएगा बच्चे। सपोज एक और मैं ले लेता हूँ। सपोज यहाँ मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और यहाँ मेरे पास दो सेल लगे हुए हैं, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही साइड है, मीन्स दोनों से करंट एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, से I। EMF E1 EMF E2, देन फाइनल EMF नेट EMF क्या होगा? हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में EMFs का सम आ जाता है, तो E1 प्लस E2, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? I। तो आप सिंपल ही निकाल सकते हैं। मैंने एक लूप के लिए किया बच्चा, अगर इसी के साथ साथ और सारे लूप्स भी हो जाए तब भी ऐसा ही हम वर्क करेंगे। और ये जो बच्चे हमारे क्लोज्ड पाथ बन जाता है फॉर द फ्लो ऑफ करंट, यही हमारा लूप कहलाता है, फिर मैश कहलाता है। तो यही हमारा क्या है बच्चे? यही सेकंड लॉ है। बस इसको हम एक लूप में ना लेकर के एन नंबर ऑफ लूप्स में लिख लेते हैं। स्टेटमेंट देखिए बच्चे क्या होते हैं, देखिए यहीं पे हम देख लेते हैं। ये क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs। इधर हमारा लेफ्ट साइड में क्या आ गया? EMF आ गया। राइट साइड में क्या आ गया? सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। कहीं भी देख लीजिए आप, या इसको सिंपल यहाँ पे भी कह सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ I एंड R। तो आप ये तो पोटेंशियल ड्रॉप की टर्म में राइट साइड में लिख सकते हो, या फिर I इंटू R की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बच्चे क्या कहता है, सुनिए जरा। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, अकॉर्डिंग टू KCL, अकॉर्डिंग टू लूप लॉ, अकॉर्डिंग टू मैश लॉ, जैसा भी आप कहना चाहें, तो अकॉर्डिंग टू KVL, द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs इन ए क्लोज्ड लूप। एल्जेब्रिक सम EMFs का क्या आ जाएगा बच्चे? सिग्मा E। द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs इन ए क्लोज्ड लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट विद देयर कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंसेस। दोनों का सम आ गया बच्चे। अलग अलग रेजिस्टेंसेस में जो जो भी करंट फ्लो हो रही है उनके प्रोडक्ट करेंगे और फिर उनका सम कर देंगे, तो क्या आएगा बच्चे? सिग्मा
आई आर, ये हमारा सेकंड है। फर्स्ट में हमने क्या कहा था, सिग्मा आई इक्वल टू 0। अब क्या आ गया हमारा, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर। द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इन ए क्लोज्ड लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट विद देयर कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं बच्चे अप्लाई करके। सपोज एक मैं 2 लूप वाला एक सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल हम लिया करते हैं बार बार, ये मेरे पास 2 लूप सर्किट है, 1 लूप 2 लूप। ये हमारा फर्स्ट सेल सपोज ईएमएफ E1, ये हमारा सेकंड सेल ईएमएफ E2, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 एंड रेजिस्टेंस से R3। एक होता है बच्चे ब्रांच। ब्रांच इज द पाथ ऑफ ए सर्किट बिटवीन 2 जंक्शन। जहाँ भी जंक्शन आ गए, ये जंक्शन ये जंक्शन, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट पाथ है, ये हमारा एक ब्रांच कहलाता है। ऐसे ही ये भी एक ब्रांच कहलाएगी, ये भी एक ब्रांच कहलाएगी। ठीक है बच्चे, देखिए इस ब्रांच में करंट E1 के थ्रू फ्लो होगी। सपोज वो करंट फ्लो हो रही है से I1, यहाँ आपकी करंट फ्लो हो रही है I1। यहाँ ये ब्रांच किसकी है, E2 सेल के लिए। सपोज यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I2। अब बच्चे देखिए यहाँ पर लग जाएगा फर्स्ट लाइन यानी कि KCL, I1 फर्स्ट ब्रांच से आई, सेकंड ब्रांच से I2 आई, और दोनों जंक्शन पे आ गए। यहाँ पर इन टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा, तो ये जाने वाली ब्रांच क्या ले जाएगी, सम ऑफ द बोथ करंट, दोनों करंट्स का सम आ जाएगा। अब बच्चे देखिए, अब आपको लूप कंसीडर करना है, किसको आप फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, कोई सा भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में कंसीडर करते हो, वो आपकी चॉइस है कि आप किस डायरेक्शन में करंट को कंसीडर करते हैं। अब मैंने देखिए बच्चे लूप की डायरेक्शन ये ली है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जो भी करंट्स होगी उनको मैं पॉजिटिव रखूंगा, और इसके अपोजिट जो भी डायरेक्शन होगी करंट की उसको मैं नेगेटिव रखूंगा। इसी तरह से बच्चे इस सेकंड लूप के लिए भी कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मैं लूप की डायरेक्शन ले लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चे यहाँ भी जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी उसको मैं पॉजिटिव रखूंगा, जिसके अपोजिट होगी वो मैं नेगेटिव ले लूंगा। सपोज लूप 1 लूप 2। अब दोनों लूप्स के लिए अलग अलग आप सेकंड लॉ लगा दीजिए, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। चलिए बच्चे, फॉर फर्स्ट लूप के लिए देखिए क्या करें बच्चे। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि सेकंड लूप भी प्रेजेंट है या नहीं है। इस लूप में 2 ईएमएफ्स लगे हुए E1 एंड E2। अब देखिए दोनों सोर्स, दोनों सेल्स, दोनों ईएमएफ्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं। E1 इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, E2 क्लॉकवाइज, मींस दोनों अपोजिट फेज में है, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। दैट मींस E1 माइनस E2। जो डायरेक्शन हमने ली है उसको पहले रखेंगे हमेशा। E1 को मैं ग्रेटर मान के चुनूंगा, चाहे वो स्मॉलर भी हो। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, ये तो हो गया अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। फिर यहाँ इस पाथ में करंट फ्लो कर रही है, इस रजिस्टर में करंट फ्लो कर रही है I1, दैट मीन्स I1 R1, अलजेब्रिक सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट विद देयर कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस, प्लस यहाँ क्या जाएगा बच्चे, अब करंट इसमें फ्लो हो रही है I2, रेजिस्टेंस है R2, तो I2 R2। लेकिन देखिए बच्चे, जो हमने डायरेक्शन लूप की कंसीडर की है, इसके अपोजिट करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लूप का सॉल्यूशन। सेकंड लूप के लिए बात करते हैं। फॉर सेकंड लूप में चलिए बच्चे, अब फर्स्ट लूप को भूल जाइए। यहाँ सेकंड लूप में आप देख रहे हो केवल एक सेल कनेक्टेड आपको मिल रहा है, तो नो प्रॉब्लम। E2 इज इक्वल टू, करंट भी इसकी उसी डायरेक्शन में जो डायरेक्शन हमने लूप की कंसीडर की हुई है, तो ये तो बड़ा इजी हो गया। तो बच्चे यहाँ देखिए R3 में करंट फ्लो कर रही है I1 प्लस I2 इंटू R3, और ये R2 में भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, प्लस I2 R2। तो इस तरह से बच्चे आपका ये सेकंड लॉ अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ हमने फर्स्ट लॉ में बताया था कि फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ देखिए बच्चे क्या है, EMF डेफिनेशन क्या थी, द वर्क डन, द एनर्जी सप्लाइड बाय ए सेल टू मूव ए चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। IR क्या है, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। दैट मीन्स क्या था, द वर्क डन टू फ्लो यूनिट चार्ज बिटवीन 2
पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट मींस दोनों ही क्या एनर्जी है, दोनों ही वर्क डन है बाय द सेल। तो बच्चे लेफ्ट साइड में भी हमारी एनर्जी है, राइट साइड में भी हमारी एनर्जी है। तो इससे सेकंड लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ हमारा बेस है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड लॉ हमारा बेस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चे किरचॉफ लॉ को आप याद रखिए, इससे आप किसी भी सर्किट को करेंगे हम बाद में क्वेश्चंस, इस सर्किट इसकी हेल्प से आप किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चे एक और क्वेश्चन हम करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। वहां पर अप्लाई भी कर लेंगे इसको, किरचॉफ लॉ को। व्हीटस्टोन ब्रिज, चार्ल्स व्हीटस्टोन ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। उन्होंने क्या किया बच्चे, एक ऐसा अरेंजमेंट डेवलप किया जिसके हेल्प से आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और कैसे? एक अरेंजमेंट बनाया जिसमें केवल 4 रेजिस्टेंसेस उन्होंने यूज किए, और उससे हम किसी भी एक अननोन, उन चारों में से अगर एक की वैल्यू अननोन है, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू अननोन है, बाकी 3 नोन है, तो आप उसकी वैल्यू उन बाकी 3 की टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होता है बच्चे, व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस with help of which we can find out the value of unknown resistance, जिसकी हेल्प से आप unknown resistance की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसा होता है बच्चे ये अरेंजमेंट, देखते हैं जरा। तो क्या किया मिस्टर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, 4 रेजिस्टेंस ले लिए, सपोज P Q R S या R1 R2 R3 R4, जैसा भी आप लेना चाहिए, एक्स वाई जेड इस तरह से ले लीजिए आप, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे रख लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उन चारों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया, और फिर उनके लास्ट एंड को आपस में कनेक्ट कर दिया और एक बना दिया, एक पैरेललोग्राम जैसे स्ट्रक्चर बना दिया। देखिए बच्चे क्या हो गया, तो बच्चे इस तरह का उन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया जिसमें 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस रखे, ए बी सी एंड डी। क्या किया, 2 डायगोनल हो गए बच्चे बी डी एंड ए सी, एक डायगोनल ए सी के अक्रॉस, तो उन्होंने कनेक्ट किया एक सेल, एक बैटरी और साथ में एक की कनेक्ट कर दी बच्चे। और जो दूसरा डायगोनल है, इस डायगोनल में लगा दिया उन्होंने एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। साथ में यहाँ पर एक की भी लगा देते हैं बच्चे, टैग की जिसको हम बोलते हैं, ये की K1, ये की K2। ये अरेंजमेंट इन्होंने तैयार किया। अब देखिए बच्चे कैसे वर्क करता है। ये वर्क करता है बैलेंस्ड कंडीशन में। क्या होती है बच्चे बैलेंस कंडीशन, देखिए सपोज हम इस की को क्लोज कर देते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये जो हमारा सेल है, सपोज इस सेल से ये कंप्लीट सर्किट आई करंट ड्रॉ करता है, आई करंट फ्लो होती है। यहाँ ए पॉइंट पर 2 पाथ आ गए करंट के लिए, तो सपोज पी के क्रॉस करंट I1 फ्लो हो जाती है, आर के क्रॉस करंट फ्लो हो जाती है I2। अब ये करंट बी पॉइंट पर जाती है, इसकी को भी आप क्लोज रखते हैं बच्चे। जब ये करंट इस बी पॉइंट पर जाती है तो बी पॉइंट पर भी 2 पाथ है, दोनों में डिवाइड हो जाएगी। सपोज यहाँ गैल्वेनोमीटर के थ्रू कुछ करंट फ्लो हो जाती है, से IG, वो छोटी सी करंट जी फॉर गैल्वेनोमीटर के लिए लेफ्ट रखी है हमने। और बाकी करंट कितनी बचेगी बच्चे, KCL के अकॉर्डिंग I1 माइनस IG, I1 में से IG इधर पास हो गई तो I1 माइनस IG बचती है। यहाँ डी पर I2 करंट यहाँ से आई, IG इधर से आ रही है, तो टोटल करंट इधर कितनी हो जाएगी बच्चे, I2 प्लस IG। ये करंट बच्चे इधर चलेगी, ठीक है। अब देखिए बच्चे बैलेंस्ड कंडीशन क्या कब होगी, अगर इस डायगोनल BD में कोई भी करंट फ्लो ना करे, दैट मीन्स IG इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है बैलेंस्ड कंडीशन। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा बच्चे, क्या करते हैं हम, ये जो हमने 4 रेजिस्टेंसेज यहाँ पर लगाए हैं PQRS, इन चारों की वैल्यूज को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि यहाँ डायगोनल BD में थ्रू गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट पास ना हो। तो ये
हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा बैलेंस्ड ब्रिज, तब कंडीशन हमारी ऐसी बन जाएगी कि हम केवल इन चारों रेजिस्टेंसेस में एक ऐसा रिलेशन फाइंड कर सकते हैं जिससे हमें अननोन की वैल्यू बाकी तीन की टर्म में फाइंड करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम वो कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे दो लूप फाइंड कर लेता हूँ। सपोज ये फर्स्ट लूप और एक सेकंड लूप मैं ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ। तो इन दोनों लूप्स पर मैं क्या करता हूँ, किरचॉफ्स लॉ लगा देता हूँ फॉर लूप 1। चलिए बच्चे, मैंने कहा जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी वो पॉजिटिव होगी ली जाएगी, जो अपोजिट होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ है P और करंट फ्लो कर रही है I1, दैट मीन्स I1 इंटू P। सपोज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G कंसिडर कर लेते हैं। इधर करंट फ्लो हो रही है IG, इसी डायरेक्शन में है, प्लस IG इंटू G। ठीक है बच्चे, अब यहाँ ये I2 इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में और हमने एंटी क्लॉकवाइज मानी हुई है, सॉरी हमने क्लॉकवाइज मानी हुई है, और करंट क्या फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो इसको क्या करेंगे बच्चे, माइनस I2 इंटू रेजिस्टेंस कौन है R इक्वल टू, इस सर्किट में कोई सेल कोई EMF नहीं लगा हुआ है। सेकेंड लॉ क्या था हमारा, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR। तो IR तो हमारे पास है, लेकिन इस सर्किट में इस लूप में कोई सेल कोई EMF नहीं है, तो सिग्मा E की वजह क्या रखेंगे आप, 0। अब बच्चे फॉर लूप 2 सेकेंड लूप में आ जाइए। ये लूप है हमारा क्लॉकवाइज करंट पॉजिटिव ली जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ली जाएगी। ये रेजिस्टेंस है Q, इसमें करंट है I1 माइनस IG इंटू Q। लूप हमारे इस डायरेक्शन में करंट को कह रहा है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव ली जाएगी, माइनस I2 प्लस IG इंटू S। और ये बच्चे यहाँ पर भी है, करंट हमारी इस डायरेक्शन में है और लूप हमारा इस डायरेक्शन में माना है, करंट नीचे को फ्लो हो रही है, तो क्या हो जाएगा, माइनस IG इंटू G। तो यहाँ भी बच्चे सर्किट में कोई सेल कोई EMF नहीं है, तो यहाँ भी वैल्यू सिग्मा E का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए। लेकिन बैलेंस्ड कंडीशन में मैंने क्या कहा है, इन बैलेंस्ड कंडीशन IG इज इक्वल टू 0, गैल्वेनोमीटर थ्रू डायगोनल BD और यू कैन से थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, IG 0। तो यहाँ रख देते हैं बच्चे, इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, I1P प्लस 0 बन गया, माइनस I2R इज इक्वल टू 0। फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको माइनस साइन टर्म को धर ले जाइए, I1P इज इक्वल टू I2R। सपोज सही क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड में अगर आप रखें यहाँ I1 माइनस 0Q मीन्स I1Q माइनस I2 0S, और ये बच्चे 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 है ही हमारे पास। फिर से इस नेगेटिव को राइट साइड ले जाइए आप, तो क्या हो गया, I1Q इज इक्वल टू I2S से इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, I1P अपॉन I1Q और बच्चे I2R अपॉन I2S। I1 कैंसिल हो गया, I2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये एक रेशो आ गया आपके पास, P अपॉन Q, P अपॉन Q, रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेस इन टू एडजेसेंट आर्म्स, R अपॉन S, टू अदर एडजेसेंट आर्म्स। बच्चे आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, P अपॉन R, Q अपॉन S, P अपॉन R, Q अपॉन S, कैसे भी आप ले लीजिए। दो एडजेसेंट साइड्स के रेजिस्टेंसेस का रेशो दूसरी दो एडजेसेंट साइड के रेशो के इक्वल आ रहा है, तो यही बच्चे इसका प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या कहेंगे, इन बैलेंस्ड कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं हम, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस्ड कंडीशन द रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेस इन टू एडजेसेंट आर्म्स is equal to the ratio of resistances in two other adjacent arms। adjacent arms में जो आर्म्स आपस में जुड़ी हुई हो। क्या कहा बच्चे मैंने,
In a Wheatstone bridge in balanced condition, the ratio of resistances into adjacent arms is equal to the ratio of resistances into other adjacent arms. P upon Q is equal to R upon S. जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए Wheatstone bridge, तो आपको ये लिखना है स्टेटमेंट और फिर P upon Q is equal to R upon S. Suppose if S is unknown, अगर आपका एक रेजिस्टेंस S अननोन है तो S इज इक्वल टू, S को धर ले जाइए, P अपॉन Q धरा जाएगा S R Q अपॉन, तो अगर आपको Q P एंड R की वैल्यू पता है तो आप S जो हमारा अननोन है उसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ठीक है बच्चे. और इस प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारा एक इंस्ट्रूमेंट आता है मीटर वेव, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. वो ठीक इसी प्रिंसिपल वर्क करता है, जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. यहाँ बच्चे वर्ड आता है सेंसिटिविटी. आपने बहुत बार सुना होगा सेंसिटिविटी मीन्स कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इससे दूर रहिए. कोई बंदा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इससे भी दूर रहिए. इसको थोड़ा सा कुछ कहेंगे तो बड़ा सेंसिटिव हो जाएगा. तो बच्चे क्या है, देखिए सपोज ये ब्रिज हमारा बैलेंस्ड कंडीशन में है, मीन्स P अपॉन Q R अपॉन S. ठीक है. सपोज दोनों का रेशो आता है 5:5. इधर भी ये रेशो 5 आ रहा है, उधर भी रेशो 5 आ रहा है, किसी भी तरह से. लेकिन बच्चे हम क्या करें, जब ये बैलेंस कंडीशन में है, मैं क्या करता हूँ, सपोज P की वैल्यू में 0.001 ओम का चेंज कर देता हूँ. चेंज हालांकि मैंने बहुत ही माइनर किया है, तो अगर इसको मोटे तौर पर देखा जाए तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैलेंस कंडीशन में. लगभग 5 ही आएगा नियरली अबाउट, है ना. लेकिन हमारा ब्रिज ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आपने इसमें माइनर चेंज भी किया ना, तो ये अपनी बैलेंस्ड कंडीशन खो दे. मीन्स यहाँ गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ करंट फ्लो होने लगे, तब हम कहेंगे आवर ब्रिज इज वेरी सेंसिटिव. इसने हल्का सा भी चेंज किया ना हमने इसकी बैलेंस कंडीशन में, तो तुरंत ही ब्रिज को पता लग गया कि हाँ कोई चेंज है. दैट मीन्स ब्रिज इज वेरी सेंसिटिव. तो क्या कहेंगे, इफ for any minor change in any value of PQ and RS, galvanometer shows a large deflection, then we can say Wheatstone bridge is very sensitive. और sensitive simple sensitive कह दीजिए. बच्चे सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी अच्छी होगी उतना ही ब्रिज हमारा रिलायबल होगा. तभी तो हमें अच्छा वैल्यू मिलेगा. अच्छी वैल्यू मिलेगी किसकी, जो हमारा नॉन रेजिस्टेंस है. तो बच्चे ये सेंसिटिविटी अच्छी कब होगी, अगर ये हमारे चारों रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S, ये चारों रेजिस्टेंसेस एक ही ऑर्डर के हो. एक ही ऑर्डर मीन्स सबकी वैल्यू एक ही इक्वल डिजिट्स में होनी चाहिए, या कहिए 10 की पावर सबकी एक ही होनी चाहिए. सपोज आपका 5 × 10⁻², 6 × 10⁻², 2.5 × 10⁻², 3 × 2 10⁻². तो ये ऑर्डर है बच्चे हमारा सेकंड ऑर्डर, है ना. सपोज मैं कह दूं कि वैल्यू हमारी 10 से 99 के बीच में हो, तो सबकी वो, या फिर सपोज 100 से लेकर के 999 तक में 3 डिजिट में हो जाए. ऐसे ही सपोज 1000 से लेकर के क्या हो जाए 9999 4 डिजिट में आ जाए. तो बच्चे ऑर्डर सेम होना चाहिए. जब ऑर्डर सेम होगा चारों रेजिस्टेंसेस का, तो ये हमारा ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव होगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे.